हम लोग इस वीडियो के अंदर में रेलवे के सामान्य अध्ययन को, जो कि पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होगा, उसको कवर करेंगे। तो आप भी रेलवे का कोई भी फॉर्म भरे हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी, एएलपी हो या टेक्नीशियन, तो आपके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो के अंदर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, ये जो हम लोग कवर कर रहे हैं आज 25 जनवरी 2019 को आरपीएफ का थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये प्रश्न है। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। सवाल है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना? तो 1945 ईस्वी में ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। इसके अलावा अगर हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब होती है तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष यूएनओ डे यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क के अंदर में संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? ताजमहल मुमताज़ की याद में बनाया गया था, मुमताज़ की याद में। देखिए, मुमताज़ आंसर दिया गया है। और अगर हम लोग ताजमहल के बारे में बात करें तो ये आगरा में है और किस नदी के किनारे है तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन शुरू हुआ था 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। और जिस समय स्थापना होती है भारतीय रिजर्व बैंक का, उस समय हेडक्वार्टर कोलकाता में था। उस समय हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता में। 1937 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से बदलकर मुंबई लाया गया था। इस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान समय में जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई के अंदर में है। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो एम.एफ. हुसैन जो है चित्रकला में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया, कोशिका की यह प्रक्रिया जो कहलाती है वो सूत्री विभाजन कहलाती है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है, ध्यान रखना है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो संवेग कहलाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो वह है केरल। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये जो केरल है भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक है। सर्वाधिक लिंगानुपात, ये भी ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल है। 1000 पुरुषों पर 1058 महिलाएं हैं, तो ये है लिंगानुपात। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत के किस राज्य में एकमात्र राज्य जहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो वो है केरल। 1000 पुरुषों पर 1058 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। न्यूक्लियॉन किसको कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। अगला प्रश्न है, वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वियना शहर जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। वियना के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो ये वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर है? वियना। इसी वियना के अंदर में तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसको कि ओपेक के नाम से जानते हैं, ओपेक। और इस ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसी वियना के अंदर में है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया, किसी राज्य के अंदर में राज्यपाल की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके पद, जो खाली समय है उनके पद पर जो कार्य करता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही उनके कार्य को करेंगे। अगला प्रश्न है, एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो वो है टोन। एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है टोन। अगला प्रश्न है, एक विषम मिश्रण जिसमें विलेखन विघटित नहीं होते हैं
बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं उसे कहा जाता है निलंबन। अगला प्रश्न है, पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। यानी पुरुष और स्त्री के शरीर के मेल से जो बना भगवान शिव है, यानी भगवान शिव का जो ये रूप है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर भगवान शिव से संबंधित है और इसमें पुरुष और स्त्री के शरीरों का मेल की व्याख्या है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। वैसे जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के अंदर, उसको समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है बल्कि ये अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इस जम्मू कश्मीर को दो भाग कर दिया गया, एक तो जम्मू है और दूसरा लद्दाख, और ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर दिए गए? तो अनुच्छेद 239 है। अनुच्छेद 239 के द्वारा दिल्ली को एक विशेष प्रावधान दिया गया संविधान के अनुसार। अगला प्रश्न है, 1968 में कृषि में महान क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए कौन सी फसल है? यानी 1968 ईस्वी में जो कृषि से संबंधित हरित क्रांति, इसमें सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था वो किस पर? तो गेहूं पर। इसके अलावा आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, 1968 में भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत किया था वो थे MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन। वैसे अगर इसी प्रश्न में बात कर लिया जाए, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इन्हीं को विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माना जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप केंद्र शासित किस राज्य किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? लक्षद्वीप जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट ये महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और वैसे अगर बात करेगा देश का, तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है? तो ये नेपाल में स्थित है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित? वो है तोल्कापियम। तोल्कापियम जो है ये संगम साहित्य का ग्रंथ और व्याकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो वो ओडिशा का है। अगला प्रश्न है, कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है? कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित? वो शिल्प शास्त्र। अगला प्रश्न है, अल्पेशियन पर्व श्रृंखला किस अल्पेशियन पर्वत ही होगा, ध्यान रखना है आप लोगों को। अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। यानी कि अब अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक जो आने में समय लगता है वो 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है? राज्य के विश्वविद्यालय के जो चांसलर होते हैं राज्य के राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है सबरी। अगला प्रश्न है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? यानी पहली जैन सभा जो आयोजित किया गया था ये पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था
और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसको आयोजित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य, इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में पहली जैन परिषद की आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर जो है विश्व की सबसे बड़ी मंदिर है, जिसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था और ये भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है दिल्ली राजहरा की खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने को की जाती है? दिल्ली राजहरा की खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात के कारखानों से की जाती है? वो भिलाई इस्पात कारखाना है। अगला प्रश्न है टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है किसको? तो बैट को। यानी टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण जो ये पैडल किसको दर्शाता है? तो वो बैट को दर्शाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों का एक सेट होता है। अगला प्रश्न है आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पादन का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा घटेगी। आपूर्ति की मात्रा क्या होती है? तो घट जाती है। अगला प्रश्न है मनुष्य में सामान्यतः श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता होती है 10 डेसिबल। मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता 10 डेसिबल होती है। अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में किस वर्ष में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया है? यानी दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में आयोजित वर्ष में किस वर्ष में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को आयोजित किया गया था? तो 1984 में। अगला प्रश्न है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायी जो होता है वो राज्यपाल के पास होता है। अगला प्रश्न है दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो वो है स्वास्थ्य विभाग में। वैसे अगर बात कर ले हम लोग दिल्ली विधानसभा, अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और मतगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी को कुल मिला के 48 सीट मिला और दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता। इसको भी ध्यान रखिएगा, रेखा गुप्ता। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। साथ में ध्यान रखना है कि दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 70। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग। बैक्टीरिया द्वारा जो होने वाला प्रमुख रोग है उसमें से टाइफाइड है। बैक्टीरिया द्वारा प्रमुख रोग कौन सा है? टाइफाइड। अगला प्रश्न है भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर हस्ताक्षर जो किया गया था रविवार 26 अक्टूबर 1947 को। अगला प्रश्न है मुगलों के प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? मुगलों के विरुद्ध प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप ने और मुगल सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे मान सिंह ने। मुगल सेनाओं का नेतृत्व किसने कर रहा था? मान सिंह। और दूसरी तरफ में महाराणा प्रताप थे हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था इसके बारे में भी समझ लीजिए। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और मुगल शासकों के बीच। मुगल शासकों का सेनापति के रूप में वो नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह। इसके अलावा देखिए भारत के राष्ट्रीय पहचान के बारे में कुछ प्रश्न है उसको भी देख लीजिए। इसमें दिया गया है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? तो वो गंगा नदी है भारत की राष्ट्रीय नदी। उसी तरह भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है भारत की राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना। भारत की राष्ट्रीय योजना है पंचवर्षीय योजना। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। इसके अलावा आप ऐसा याद रखिएगा HCF
एच से हो जाएगा हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, सी से हो जाएगा क्रिकेट और एफ से हो जाएगा फुटबॉल। इस तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11, यानी HCF कितना है? 11, जिसमें से हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला है भारत का राष्ट्रीय मिठाई। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वह है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। अगला है भारत का राष्ट्रीय वाक्य। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। अगला है भारत की राष्ट्रीयता। भारत की राष्ट्रीयता क्या है? तो वो है भारतीयता। भारत की राष्ट्रीयता है भारतीयता। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की राज्य भाषा है। ध्यान रखिएगा, भारत की राज्य भाषा क्या है? तो वो है हिंदी। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और हिंदी को संविधान सभा ने भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अपनाया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय भाषा के स्थान पर क्या है? राजभाषा। और राजभाषा क्या है? हिंदी है। भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? भारत का राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज गीत है वो हिंद देश का प्यारा झंडा है। भारत का राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति है गुटनिरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। इसके अलावा एक सवाल और ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो वो है गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन। इसको ध्यान रखिएगा, गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और जलीय जीव को गंगा का डॉल्फिन जलीय जीव जो घोषित किया है वो 5 अक्टूबर 2009 को 5 अक्टूबर 2009 को गंगा का भारत का जलीय जीव डॉल्फिन होगा, ये घोषित किया है 5 अक्टूबर 2009 को। अब हम लोग देख लेते हैं जो RPF कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम हुआ था 25 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। देखिए इसमें ये करंट अफेयर्स का पहला ही प्रश्न है। 18वां एशियाई खेल 2018 में संपन्न हुआ था इंडोनेशिया में। ये प्रश्न अभी आप लोगों को नहीं ध्यान रखना है। वैसे अगला प्रश्न है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर के साथ साथ में 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी महावीर स्वामी थे। वैसे अगर बात किया जाए जैन धर्म में कुल मिला के कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर वो संस्थापक की बात करेगा तब आप लोग ध्यान रखिएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक भी थे और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी थे। अगला प्रश्न है 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है? कोपरा COPRA इसका पूरा नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1986 में। अगला प्रश्न है रेल पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं का ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? और इसमें जो इस्तेमाल करते थे पीर किरण का। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के बाद वो अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। वो अस्थाई अध्यक्ष जो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। और इसकी अगली बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इस दिन संविधान सभा के निर्माण के लिए अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोनों अलग अलग प्रश्न ध्यान रखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के निर्माण के लिए अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है भारत में किस महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? भारत के किस महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है? वो है अक्टूबर और नवंबर में। अगला प्रश्न है अमार सोनार बंगलो किसने लिखा है?
अमार सोनार बांग्ला जो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और ये वर्तमान समय में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्लो है, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारत के राष्ट्रगान के अलावे रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश के राष्ट्रगान को लिखा है, तो वो है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, अकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में अकाली सभा के संस्थापक कौन थे? अकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में अकाली सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न जो है वो है, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है? ये यहाँ पर जो पूछा जा रहा है बुनियादी कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य, तो ये अनुच्छेद 51A के अंदर में ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO ये है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला प्रश्न है, द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वैसे द्रव्य के आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्द्रता अगर पूछा जाए तो हाइग्रोमीटर कीजिएगा, और घनत्व अगर पूछा जाए तो हाइड्रोमीटर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, टीटीकाका झील जुड़ी है। टीटीकाका झील कहाँ है? बोलीविया और पेरू से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी SI के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई है मीटर। अगला प्रश्न है, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकिरण को मापने के लिए गीजर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य वो है सिंधी छम। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास के कारण बनती है? वो अल्बिनिज्म यानी वर्णकहीनता। अगला प्रश्न है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी घास का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? वो है एग्रोस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के द्वारा भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदला जाता है। अगला प्रश्न, ये करंट अफेयर्स का तब का प्रश्न है, इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। वैसे अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो कॉमनवेल्थ गेम 2018 में उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वजवाहक यानी ध्वज किसने लिया? ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थे PT उषा, और इसी PT उषा को कहा जाता है उड़न परी। PT उषा को कहा जाता है उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता पर पहली बार जो कानून बना था वो 1955 में पहली बार कानून बना था। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री जो बनाए गए थे वो अरुणा आसफ अली को बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद यानी महासभा सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था वो किस वर्ष? तो 1893 में। और ये सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के शिकागो में। अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। अगला प्रश्न है, 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे कहाँ पर? तो वो है म्यूनिख में। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का प्रतीक क्या है? टंगस्टन का जो प्रतीक है वो है W। ध्यान रखिएगा, टंगस्टन का प्रतीक क्या है? W। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? वो है मानस नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है
और सभी सेवाएं प्रदान करती है। सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है? तो वो सार्वजनिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रिया, और इस ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर है? वियना में है। वियना, जो कि डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर ब्राज़ील है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और इस सांची के स्तूप का जो निर्माण करवाया था मौर्य वंश का तीसरा शासक था अशोक। इसी अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? एमआरपी तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिकतम खुदरा मूल्य, ये एमआरपी का पूर्ण रूप है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आगे और भी प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या के बारे में प्रश्न पूछा रहा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, 2010-11 में भारत के विकास दर थी। 2010-11 में भारत की विकास दर 17.64 यानी 17.64% था। अगला प्रश्न है, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे? ईस्ट इंडिया संस्थापक जो थे वो थे दादा भाई नेरोजी। अगला प्रश्न है, समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? यानी समझौता दंगा यानी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है नई दिल्ली के अंदर में। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संवैधानिक सभा यानी कि संविधान सभा की स्थापना की गई थी 1946 में। अगला प्रश्न है, पी प्रस्तावना शब्द का अर्थ होता है? पी प्रस्तावना शब्द का अर्थ होता है संविधान का परिचय। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? यानी कि चीनी यात्री जो फाहियान है ये भारत में किसके शासनकाल में आया था? वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो इस तरह का आज हम लोगों ने बेहद बड़ी ही आसानी से ये जो प्रश्न था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो रेलवे में आरपीएफ में पूछा गया था तो हम लोग कवर किए। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। अभी तक आप यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को शेयर निश्चित रूप से कर लीजिए। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।